हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई फंडा फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इकोनॉमिक्स की फर्स्ट वीडियो। ठीक है, चैप्टर आज क्या है, ये इकोनॉमिक्स की पहली वीडियो 12th क्लास की। ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय ये यूनिट राष्ट्रीय आय की है, जिसमें चार चैप्टर राष्ट्रीय आय के हैं। ठीक है, आज हम चैप्टर 2 ले गए हैं। चैप्टर 1 में कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग के 4 चैप्टरों में ये राष्ट्रीय आय के बारे में डिस्कशन है। ठीक है, तो आज हम पहले इसमें जानेंगे राष्ट्रीय आय, उससे कुछ छोटे छोटे पॉइंट के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या वो पॉइंट होंगे। आज हम जानने वाले हैं एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें। हम एक उत्पादित वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं। उत्पादित वस्तु क्या है? एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें उत्पादन की जाती हैं। एक अर्थव्यवस्था में यानी काउंटलेस चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन वस्तु का जो वर्गीकृत किया जाता है वो 2 तरह से ही किया जाता है, एक अंतिम वस्तु, एक मध्यवर्ती वस्तु। ठीक है, अब जान लेते हैं अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, बाद में हम इसे आपको फ़ोटो के द्वारा इसे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्या होती है? जो एक उपभोक्ता द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, जिसका प्रयोग एक उपभोक्ता करता है उसे अंतिम वस्तु कहते हैं। और जो एक उत्पादक जिसे यूज करता है उसे मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। उत्पादक किसका? कच्चे माल का यूज करता है। ठीक है, एक फैक्ट्री के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो कच्चे माल के रूप में होती हैं। ठीक है, तो उसे मध्यवर्ती वस्तु कहा जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु यानी कि सिंपल सी बात है, जो उपभोग करने के लिए जो हमें कोई भी चीज़ हम खरीद रहे हैं, ठीक है, जो हमें सेटिस्फैक्शन करती है, मानव को संतुष्ट करती है, उसको उपभोक्ता वस्तु कहती हैं। और वही चीज़ें अगर कोई वस्तु पैसा कमाने के लिए खरीदी जाती है तो उसको पूंजीगत वस्तु कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, हमने एक ड्राइवर ने कार खरीदी और एक फैमिली ने खरीदी। कार जो है उपभोक्ता ने भी खरीदी है, और यानी कि पूंजीगत, एक ड्राइवर ने जो कार खरीदी है वो पैसा कमाएगा तो उसके लिए पूंजीगत वस्तु कहलाएगी। लेकिन एक फैमिली उसका यूज अपनी संतुष्टि के लिए करेगी, अपनी फैमिली के लिए करेगी, तो उसके लिए वो उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा जान लें। ठीक है, फिर फोटो के द्वारा जानते हैं। ठीक है, उन्हें फिर डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम देखें तो ये एक आपको फैक्ट्री दिख रही है। क्या दिख रही है? आपको एक फैक्ट्री दिख रही है, फैक्ट्री है। ठीक है, फैक्ट्री के अंदर क्या है, तैयार प्रोसेसिंग काम हो रहा था, यानी काम कर रहा होता है। उसमें कुछ कच्चा माल भी होता है और ये तैयार भी होता है। ये तैयार माल जो अगर एक फैक्ट्री के अंदर होता या किसी भी फॉर्म में एक फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? मध्यवर्ती वस्तु नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? मध्यवर्ती वस्तु नाम दिया जाता है। लेकिन ये क्या है? एक बाउंड्री है। क्या है? एक बाउंड्री है, परिसीमा है। इस फैक्ट्री के बाउंड्री के अंदर जो भी वस्तु होगी कि किसी भी फॉर्म में होगी मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। और जैसे इस बाउंड्री को ये क्रॉस करेगी तो उसे अंतिम वस्तु कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उसे अंतिम वस्तु कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, ठीक है, एक फ़ोटो और देखिए। जैसे कि यह फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री के अंदर कोई भी चीज़ थी, यहाँ पे बताया गया फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है फैक्ट्री के अंदर, ये एरो दिखा रहा है फैक्ट्री के अंदर जब तक कोई वस्तु है तो उसे मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। जैसे ही इसने बाहर करा तो उसे क्या बोलेंगे? इसे मार्केट में आ चुके हैं वस्तु और बिकने के लिए तैयार है तो उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अंतिम वस्तु। अब क्वेश्चन ये होता है कभी कभी कि अंतिम वस्तु को मार्केट में क्यों लाया जाता है? अंतिम वस्तु को कोई भी चीज़ मार्केट में आती है या तो बेचने के इरादे से आती है या इसे यूज करने के लिए इरादे से आती है। एक दुकानदार उसे यूज कर रहा है तो उसके लिए वो निवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निवेश कहलाएगा। लेकिन एक फैमिली उसे यूज कर रही है, परिवार, एक उपभोक्ता उसे यूज कर रहा है तो वो उसके लिए उपभोग व्यय कहलाएगा। लेकिन अंतिम उपभोग व्यय, अंतिम वस्तु पर व्यय का मतलब होता है कि या तो उपभोग करने के लिए खरीदा हो या निवेश करने के लिए खरीदा हो। निवेश का मतलब बेचने के इरादे से खरीदा हो या अपनी संतुष्टि के लिए खरीदा हो, तो दोनों का जोड़ क्या कहलाएगा? उपभोग व्यय प्लस निवेश व्यय इक्वल टू अंतिम वस्तु पर व्यय। ठीक है, समझ में आ गया कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु क्या होती है, और अंतिम वस्तु को मार्केट में क्यों लाया जाता है? बेचने के लिए या उसका उपभोग करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ी सी इसके बारे में, इसकी कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। किसकी? कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। देखो, सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु की कुछ खोज 2-3 विशेषता के बारे में जान लेते हैं। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं? बाउंड्री के अंदर होती हैं, सर्कल के अंदर होती हैं। क्या होती हैं? सर्कल के अंदर होती हैं। ये उत्पादक परिसीमा के अंदर होती हैं। इसमें मूल्य जोड़ना, इसमें मूल्य वृद्धि की जानी है। मूल्य वृद्धि का मतलब इसमें अभी प्राइस, किसी भी वस्तु का प्राइस नहीं काउंट होता, यानी प्राइस कोई भी चीज़ बन तो चुकी होती है लेकिन उसमें कोई भी प्राइस अभी भी जुड़ना बाकी होता है। और जिस चीज़ को प्राइस जुड़ना बाकी होता है उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर सकते। देखो, राष्ट्रीय आय में उन चीज़ों को शामिल करते हैं जिससे किसी की इनकम होती है। फैक्ट्री के अंदर कोई भी किसी भी तरह की इनकम नहीं है। ठीक है,
किसी भी तरह की इनकम नहीं है, ठीक है। तो जब तक इसे तैयार माल नहीं होगा और मार्केट में नहीं बिकेगा तो तब तक उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं अंतिम वस्तु की। अंतिम वस्तु की इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये मार्केट में आ चुकी होती हैं, इसमें मूल्य जोड़ना शेष नहीं होता, बिकने के लिए तैयार होती हैं, मूल्य जुड़ चुका होता है, मूल्य वृद्धि की नहीं की जानी, यहाँ पे मूल्य वृद्धि नहीं की जानी यानी मूल्य जोड़ना शेष नहीं है, इस कारण से राष्ट्रीय आय में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब जानते हैं, ये तो हमने जान लिया, ठीक है। अब हम जान लेते हैं वो चीज़ें जो उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, ठीक है। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, ठीक है। उपभोक्ता वस्तु देखो, सेम का एक ही वस्तु मध्यवर्ती वस्तु, एक ही वस्तु उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, दोनों मशीनों के बारे में जिक्र किया गया है, एक फैमिली भी कर सकती है मशीन का प्रयोग और एक उत्पादक भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक टेलर के द्वारा खरीदी गई मशीन क्या है, वो एक पूंजीगत वस्तु कहलाएगी, उसका लंबे समय तक इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और पैसा भी कमाएगा, ठीक है। लेकिन ये फैमिली के लिए मशीन क्या है, पैसा कमाने में सहायक नहीं होगी, वो सिर्फ उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए होगी, मानव को संतुष्ट देगी, ठीक है, कि हमने नई मशीन खरीदी है और हम इससे ज़्यादा कपड़े सिल पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैमिली के द्वारा खरीदी गई मशीन एक उपभोक्ता वस्तु होगी, लेकिन टेलर द्वारा खरीदी गई वस्तु एक पूंजीगत वस्तु होगी, यानी कि पैसा कमाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब ये इसके अलावा हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल और जान लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हमने पहले भी आपको दिया था ये एग्जांपल, एक कार का एग्जांपल दिया था। मान लेते हैं कार का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ पे सेम दोनों जगह किसका, कार का यूज किया जा रहा है, एक फैमिली के द्वारा भी और एक ड्राइवर के द्वारा भी, ठीक है। एक फैमिली के द्वारा जब उसका कार का प्रयोग किया जा रहा है तो उसके लिए वो क्या होगी, फैमिली के लिए वो क्या होगी, जाहिर सी बात है उपभोक्ता वस्तु होगी, क्योंकि उससे वो संतुष्टि करेंगे, अपनी फैमिली को घुमाने लेके जा रहे हैं उससे, ठीक है। लेकिन वही कार जब एक ड्राइवर द्वारा प्रयोग की जाती है तो अपनी फैमिली को तो नहीं घुमा रहा, वो पैसा कमाने के लिए उस कार को चला रहा है, ठीक है। एक ही कार मध्यवर्ती वस्तु भी है और अंतिम वस्तु है, ये वस्तु के प्रयोग पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को आपने जान लिया। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है, कि क्या होती हैं, थोड़ा जान लेते हैं जल्दी इनकी। जैसे हमने विशेषता देखो, अर्थव्यवस्था में हमने बताया था कि अर्थव्यवस्था में दो तरह की वस्तु होती है, पहले अंतिम वस्तु मध्यवर्ती वस्तु के बारे में हमने बताया था, फिर उपभोक्ता वस्तु पूंजीगत वस्तु के बारे में बताया था, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु थोड़ी कैरेक्टर जान लें। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती हैं, उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं, कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जानी है, और एक लेखा वर्ष में इन वस्तु का प्रयोग पुनः बिक्री की जानी है। इनकी पुनः बिक्री करना होता है, इन्हें मार्केट में भी बेचना बाकी है, ठीक है। और देखो ये क्या है, इसके बाद ये वस्तु उत्पादन सीमा रेखा के अंदर रहती हैं, यानी कि फैक्ट्री के अंदर होती हैं। अंतिम प्रयोगकर्ता मतलब इसे एक उपभोक्ता यूज में नहीं ला सकता, ठीक है। इन वस्तु की मूल्य वृद्धि की जानी है, इसमें प्राइस जुड़ना बाकी होता है, ठीक है। इन वस्तु को राष्ट्रीय आय के अनुमान में सम्मिलित नहीं कर सकते कि कच्चे माल के रूप में होती है, ये आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। हम थोड़ी सी बारे में जान लेते हैं अंतिम वस्तु के बारे में, ठीक है। अंतिम वस्तु का प्रयोग उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं किया करना उसे, क्योंकि वो मार्केट में आ चुकी है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं की जाएगी उत्पादक के द्वारा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये लाभ प्राप्त करने हेतु इन वस्तु की पुनः बिक्री की जाती है, यानी इन्हें दोबारा बेचना बाकी है, कस्टमर तक पहुंचाना बाकी है, ठीक है। ये उत्पादन सीमा रेखा के बाहर आती हैं। उत्पादन सीमा रेखा के बाहर का मतलब होता है ये फैक्ट्री से बाहर निकल चुकी हैं और एक अंतिम प्रयोगकर्ता यानी कि उपभोक्ता उसे यूज में ला सकता है। अब इनमें कोई वस्तु में मूल्य वृद्धि नहीं की जानी, प्राइस जुड़ना बाकी नहीं है। अब प्राइस जुड़ना बाकी नहीं है तो इन्हें राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और अंतिम वस्तु जो मार्केट में आती है तो उसे उपभोग करने के लिए या निवेश करने के लिए लाया जाता है। इन दोनों का जो अंतिम वस्तु पर व्यय कहलाता है। थोड़ी देर पहले ये बताया गया था, उपभोग व्यय का मतलब होता है एक कस्टमर के द्वारा उपभोग व्यय होगा और निवेश व्यय होता है जो कि उसे बेचने वाला है, ठीक है। अब जान लेते हैं और यहाँ पे क्या है, एक ही वस्तु, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है हमारे माइंड में आ जाता है, एक ही वस्तु का कन्फ्यूजन भी हो जाती है। एक ही वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है, मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, सेम वस्तु, यानी कि कुल मिला के वस्तु के प्रयोग पर निर्भर करेगा कि वो अंतिम वस्तु होने वाली है या मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है। तो ठीक है, कुछ वस्तु को अंतिम वस्तु या कुछ को मध्यवर्ती वस्तु का नाम देना संभव नहीं है। एक वस्तु अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है, ठीक है। मान लेते हैं एक एग्जांपल, मान लेते हैं हमें बिस्कुट बनाना है और चीनी का प्रयोग एक कच्चे माल के रूप में, एक फैक्ट्री है जो बिस्कुट बनाने के लिए चीनी का प्रयोग कर रही है, कच्चे माल के रूप में कर रही है, तो उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। और एक फैमिली उससे यूज कर रही है किसके लिए, दूध के लिए, चाय के लिए, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, अंतिम वस्तु हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कागज़ का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। कागज़ का प्रयोग
एक प्रकाशक यानी बनाने वाला भी कर सकता है, एक कौन कर सकता है, एक विद्यार्थी भी कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा खरीदा गया कागज़ एक अंतिम वस्तु हो जाएगी, जबकि प्रकाशक यानी कि उसे वो क्या करेगा, उस कागज़ का प्रयोग जो करेगा उसे बेचने के लिए करेगा, तो उसके लिए वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगी। नोट करने वाली बात भी है इसमें कि अंतिम उपयोग ही वस्तु को अंतिम या मध्यवर्ती वस्तु में विभाजित करने का मुख्य आधार हो जाएगा। ठीक है, यानी उसको बेस जो होगा कौन इसे यूज करने वाला है, इसके बेस पर वो डिपेंड करेगा कि अंतिम वस्तु होगी मध्यवर्ती वस्तु। यदि किसी का बेचना है उसे इरादा हो तो मध्यवर्ती वस्तु, और उसे खुद यूज करना हो तो उसे अंतिम वस्तु कहा जाता है। ठीक है, तो हमने मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु के बारे में जान लिया। हम जानेंगे उपभोक्ता वस्तु और पूंजित वस्तु। ठीक है, हमने वैसे फोटो के द्वारा कार के एग्जांपल दिया था और सिलाई मशीन का आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखो, उपभोक्ता वस्तु क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो कि मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। इन वस्तु का उत्पादन के लिए नहीं किया करते, यानी इन वस्तु का प्रयोग हम अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं, उत्पादन के लिए नहीं करते। ठीक है, जैसे कि मान लो हमने कार की बात की थी या कार का एग्जांपल दिया था आपको। एक कार जब एक फैमिली ने खरीदी तो उससे वो पैसा नहीं कमाएगा, अपनी संतुष्टि के लिए उसका प्रयोग करेगा। ठीक है, परिवार देखो सिंपल सी बात है, परिवार क्या कर रहा है, दूध और आइसक्रीम यूँ नहीं खरीदी और उसका उपयोग करने लगा। क्या करने लगा? उसका उपयोग करने लगा, अपनी फैमिली के लिए उसने खरीदी। तो जाहिर सी बात है उपयोगकर्ता के द्वारा की गई जो वस्तु है दूध और आइसक्रीम वो अंतिम वस्तु कहलाएगी, क्योंकि उसे वो बेचेगा नहीं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तु किस किस तरह से वस्तु का उपभोग करता है। ठीक है, उपभोक्ता वस्तु कह सकते हैं, उपभोग वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था में 4 श्रेणी में बांटा जाता है, ये हम 4 तरह से एक अर्थव्यवस्था में वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस तरह की कैटेगरी है? पहली वस्तु है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु वे होती हैं जो सापेक्ष मूल्य दूसरी के कंपेयर में वो बहुत सापेक्ष मूल्य उनका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा महंगी होती हैं, उनका प्रयोग अंतिम बार बार नहीं कर सकते, यानी बार बार उनका उपयोग किया जाता है, उनका प्रयोग बार बार किया जाता है। महंगी होती हैं इसलिए उनकी रिपेयरिंग बार बार करा के हम उनका यूज करते रहते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, कार, स्कूटर, कपड़े। ठीक है, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। अब जान लेते हैं अर्टिकाऊ वस्तु। अर्टिकाऊ का मतलब होता है जो एक साल या उससे कुछ अधिक समय तक चल सकती है। वो तो कई वर्षों तक चल जाती हैं, टिकाऊ वस्तु तो कई वर्षों तक चल जाती है, लेकिन ये 1 साल या उससे अधिक समय के लिए की जाती हैं, और ज़्यादा इनका मूल्य ज़्यादा खास नहीं होता, ज़्यादा ऊंची भी नहीं होती। ठीक है, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। इनमें क्या आता है? कपड़े, फर्नीचर, बिजली का सामान यानी कि इस्त्री। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? आपकी अर्टिकाऊ वस्तु के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अब आते हैं गैर टिकाऊ होता है एकल उपयोग। गैर टिकाऊ का मतलब होता है जिसका गैर टिकाऊ जो लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। ठीक है, जो एक यूज करने के बाद, एकल उपयोग का मतलब होता है जहाँ पे एक बंदा उसे यूज कर लेगा तो दूसरा बंदा उसे यूज ना कर सके। ठीक है, तो उसे एकल उपयोग या गैर टिकाऊ वस्तु कह सकते हैं, जिसका प्रयोग एक बार हो गया। जैसे कि यहाँ पे बताया है, आप जिस डबल रोटी को आप खाते हैं तो डबल रोटी को एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाएगी, उस डबल रोटी का दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। मान लो मैं उसे डबल रोटी का यूज़ कर रहा हूँ तो उसी डबल रोटी में एक्स्ट्रा दूसरा तो यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन जो मैंने खा ली उसका इस्तेमाल दूसरा बंदा नहीं कर सकता। यानी एक बंदे पे उसका एंड हो जाए तो उसे कहते हैं एकल उपयोग या गैर टिकाऊ वस्तु। जैसे इंक है, एलपीजी है, ठीक है, दूध है या पेट्रोल है। ठीक है, पेट्रोल का मान लेते हैं जो दूध मैंने पी लिया उसका इस्तेमाल मेरा भाई नहीं कर सकता। ठीक है, पेट्रोल मैंने अपनी गाड़ी में यूज़ कर लिया और ख़त्म हो गई, मेरी गाड़ी में ही पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो इसका इस्तेमाल दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो एकल उपयोग या गैर टिकाऊ वस्तु होती हैं जिनका प्रयोग दूसरा बंदा ना कर सके। अब आते हैं सेवा गैर भौतिक वस्तु, इन्हें गैर भौतिक वस्तु कहते हैं। ठीक है, जो इंसान को सिर्फ संतुष्ट करती है, मानव को संतुष्ट करती हैं। डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकर। डॉक्टर से हमने क्या करा, हमें कुछ परेशानी थी, हमने क्या दवाई ली, उसकी सेवा ली, हमने क्या संतुष्टि मिल गई, लेकिन हमने कोई चीज़ वस्तु तो नहीं मिली हमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है वकील की सेवा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कुछ उदाहरण हैं सेवा और गैर भौतिक वस्तु जो मानव की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ संतुष्ट करती हैं। ठीक है, ये तो था उपभोक्ता वस्तु। और अगर हम जाने पूंजित वस्तु, ठीक है, हम जानते हैं पूंजित वस्तु के बारे में। पूंजित वस्तु यानी पैसा कमाने के लिए की जाती हैं। ठीक है, यहाँ चीज़ है, ये उत्पादक है। उत्पादक केवल स्थिर परिसंपत्ति को पूंजित वस्तु मानता है। एक उत्पादक जो है पूंजित वस्तु किसको मानता है? जिसका उत्पादन के प्रयोग में वो कई वर्षों तक उनका प्रयोग करेगा। ठीक है, उत्पादक जिनका प्रयोग लंबे समय तक करेगा। ठीक है, जिनका प्रयोग वो लंबे समय तक करने वाला है। ठीक है, जिनका प्रयोग वो लंबे समय तक करने वाला है, ठीक है, उन्हें बोलेंगे। अब आपको नोट करने वाली बात इसमें यह है, उत्पादों को केवल स्थिर परिसंपत्ति को पूंजित वस्तु माना जाता है जिनका प्रयोग वो कई वर्षों तक प्रयोग करेगा, जिनका उच्च मूल्य क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, उनके मूल्य की हास भी होगी। जैसे मशीन का प्रयोग करोगे उसके मूल्य में क्या हो जाएगी, हास भी होगा उसका प्रयोग।
ठीक है, और हानि भी उठानी पड़ेगी। तो उत्पादक उन्हें उन्नत वस्तु मानता है जिनका वह प्रयोग लंबे समय तक करता है, जिससे वो पैसा कमा सकता है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है, जैसे उपभोक्ता वस्तु मध्यवर्ती वस्तु के बारे में कन्फ्यूजन थी कि कौन सी मध्यवर्ती वस्तु होगी, कौन सी अंतिम वस्तु होगी। ऐसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि सभी मशीनें पूंजी वस्तु नहीं होती, सभी वस्तु का जो लक्ष्य होता है पैसा कमाना नहीं होता। ठीक है, तो सभी वस्तु पूंजी वस्तु नहीं होती। ठीक है, ये वस्तु के किस पर डिपेंड करेगा, प्रयोग पर निर्भर करेगा। सभी मशीनें पूंजी वस्तु नहीं होती। जैसे दर्जी की दुकान में रखी मशीन क्या है, एक सिलाई मशीन, ये स्थिर परिसंपत्ति है। स्थिर परिसंपत्ति का मतलब उसके पास उसका इस्तेमाल वो लंबे समय तक करेगा, इसलिए इसे पूंजी वस्तु कहा जाएगा। किंतु यदि एक उपभोक्ता घर में प्रयोग कर रहा है तो वह पूंजी वस्तु नहीं कहलाएगी, वो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ही कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे हम एक बात मान लेते हैं, पर्यटक कंपनी है जो कि कार का यूज कर रही है, उसके लिए पूंजी वस्तु है, लेकिन एक उपभोक्ता परिवार के पास जो कार होती है वो उपभोक्ता वस्तु कहलाएगी। अतः ये पहचान करते हैं, हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जब हम किसी भी चीज़ को पहचान कर रहे हैं कि सुनिश्चित कर लेना, डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसका अंतिम प्रयोगकर्ता कौन है। टिकाऊ वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता एक उपभोक्ता होता है। ठीक है, इसके यदि टिकाऊ वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता एक उत्पादक है तो उसके लिए वो पूंजी वस्तु कहलाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल टिकाऊ वस्तु पूंजी वस्तु होती हैं जिनका उत्पादक हेतु प्रयोग होता है, न कि उपभोक्ता वस्तु के रूप में। ठीक है, ये था। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाए सभी वस्तुएं पूंजी वस्तु, यहाँ आपको खुद सोल्यूशन करना है। सभी पूंजी वस्तु उत्पादक वस्तु होती हैं, सभी उत्पादक वस्तु पूंजी वस्तु नहीं होती हैं। अब आता है उपभोक्ता की अवधारणा। ठीक है, उपभोक्ता की अवधारणा। उपभोक्ता का मतलब होता है एक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को किस तरह से एक अर्थव्यवस्था में देखा जाता है। उपभोक्ता यानी कुल मिला उपभोक्ता कौन होते हैं, हम ये कह सकते हैं। तो एक उपभोक्ता क्या है, वो लोग होते हैं जो समग्र उपभोग करते हैं। समग्र उपभोग का मतलब किसी न किसी तरह एक अर्थव्यवस्था में चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। समग्र उपभोग एक अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोक्ता द्वारा की गई मांग के कुल जोड़ को, एक अर्थव्यवस्था जितने भी लोग चीज़ों को खरीदेंगे उनका इस्तेमाल करेंगे वो समग्र उपभोग कहलाएगा। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र उपभोग वैसे भी एक अर्थव्यवस्था उपभोग समग्र वैसे है। इस एक ऐसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता कौन लोग होते हैं, इसका विस्तृत वर्ग इस प्रकार है। एक परिवार हो सकता है, सरकार हो सकती है, कोई गैर निजी संस्थाएं एनजीओ हो सकती हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, कोई भी लोग उपभोक्ता हो सकते हैं क्योंकि वो किसी न किसी चीज़ का उपभोग कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम देखें परिवार अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए करता है प्रयोग। सरकार क्या करती है, सरकार उपभोक्ता को वस्तु को सुरक्षा बलों पर खर्च करती है, सुरक्षा की वस्तु को खरीदती है। ठीक है, ये सरकारी स्कूल को दोपहर के भोजन का वितरण करती है। ठीक है, सरकार इसलिए खर्च करती है। जबकि जो एनजीओ हैं, अगर हम एनजीओ की बात करें ठीक है, किसकी गैर लाभ निजी संस्थाओं की बात करें तो लाभ दान के लिए वो उपभोक्ता वस्तु खरीदती हैं। इन सभी का जोड़ क्या कहलाता है, कुल उपभोग व्यय लगा सकते हैं। इनका जोड़ दें तो कुल व्यय का अनुमान लगाया जा सकता है। एक अर्थव्यवस्था में किस तरह से खर्चा किया जा रहा है। समग्र उपभोग व्यय क्या होता है, परिवार द्वारा खर्चा किया हुआ, सरकार द्वारा किया गया, किसी भी संस्था द्वारा किया गया, उन सब का जोड़ क्या कहलाता है, समग्र उपभोग व्यय कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो लगी जितना भी हो सके इसे शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें। ठीक है।